ये आज का जो इवेंट था उनकी तकरीर के बगैर बिल्कुल भी मुकम्मल ना होता। वक़्त की बहुत किल्लत है, तो शहजाद बशीर चीमा साहब माशाल्लाह वेलकम जी। तो वक़्त की बहुत किल्लत है, तो मैं अपने साबका सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब आरफ अलवी साहब से मुल्तमस हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। तमाम दोस्तों से मुल्तमस हूँ कि वो प्लीज़ अपनी सीटों पर तशरीफ़ रखें, तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद बार एसोसिएशन के वकला, मेरे दोस्त साथी अनवारुल हक साहब सदर फैसलाबाद बार, राना मुर्तज़ा हकीम साहब जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद बार, MNAs, MPAs, मेरे दोस्त आज़म स्वाति साहब, मेरे हीरो चंगेज़ खान काकड़ साहब, मेरा पुराना दोस्त सज्जाद हैदर, यहाँ बैठे हो आप सबको बहनों, आपने तो कमाल कर दिया पाकिस्तान में, वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ और सारे बार्स के अंदर और सारे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी जद्दोजहद चल रही है, जो जब से इंसान ने सोसाइटी बनाई, जब से वो जद्दोजहद है। इंसान की अपनी तारीख़ एंथ्रोपोलॉजिकली कोई 1 लाख साल 2 लाख साल की लगती है, मगर लिखी हुई तारीख़ तो 5-6 हज़ार साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। उस तारीख़ के अंदर भी जब भी इंसान ने साथ रहना शुरू किया, तो जंगल से हटकर, इस वक्त इमरान खान साहब जंगल से भी मुआवजा कर रहे हैं कि जंगल से हटकर इंसानों ने ये सोचना शुरू किया कि हुकूक, इंसानी हुकूक और कोई कानून होना चाहिए। और इस्लाम का पैगाम तो 1,72,000 पैगम्बरों के ज़रिए अल्लाह ताला भेजता रहा, और पता भी नहीं कौन कौन क्या पैगम्बर थे, इतनी बड़ी लंबी कहानी है। मगर ईरान के अंदर साइरस द ग्रेट, उसने कानून के हिसाब से कुछ लिखा। लोग कहते हैं वो जो पारसी था अहूरा मज़दा, वो भी वहदानियत पर यकीन रखता था, उसने भी कानून बनाया। फिर यूनान के अंदर सुकरात, उसको किसी ने पूछा कि कौमें कैसे बनती हैं। ज़रा सोचो, आजकल पाकिस्तान के ऊपर ये बात भारी है। पूछा कि कौम कैसे बनती है, तो सुकरात ने कहा कि कौम बनती है तिजारत से, जो आपकी मईशत चल नहीं रही। कौम बनती है मुशावरत से, बग़ैर मुशावरत के कौम नहीं बनती। फिर किसी ने पूछा कि बस यही 2 चीज़ें हैं। उसने कहा नहीं, कौम की हिफाजत जो करता है ना, वो जज्बात करते हैं। थाइमोस का नाम दिया उसने। 3 अनासर हैं जिसकी बुनियाद पर कौम बनती है। अच्छा, जब उसने इस चीज़ का प्रचार कर लिया इमरान खान की तरह माशरे में, तो उस वक्त के हुक्मरानों ने आज के हुक्मरानों की तरह कहा कि सुकरात, तुम हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हो। उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, मगर कोई और मीडियम होगा। तो लोगों ने कहा कि तुम हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हो, और उसको सज़ा दी, जैसे खान साहब को डील्स की ऑफ़र दी कि तुम या तो शहर छोड़ो या जहर पी लो। तो इमरान खान को भी ये ऑफ़र दी गई कि या तुम शहर छोड़ो, तो इमरान खान ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। ग्रेट। वो मरने के लिए तैयार है। सुकरात को जहर पीना पड़ा, मगर उसने भी अपनी कौम का साथ दिया। किसी को याद है सुकरात को सज़ा किसने दी थी? वो मट्टी में मिल गया, नाम भी नहीं पता किसी को। और आजकल जो लोग हैं जो इमरान खान को सज़ा देने की नीयत करते हैं और सज़ा देने की कोशिश की है और झूठी सज़ाएं दी हैं, उनका नाम भी खाक में मिल जाएगा। उनका नाम
तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सुकरात के बाद, अच्छा मैं तो, मेरे भाइयों, आप वकील हैं, कानून की किताबें पढ़ते हैं, मैं एक आम आदमी हूँ, कानून की किताबें तो नहीं पढ़ता, मगर आप जैसे लोगों ने मुझे मुंतखब करके, जैसे यहाँ भाइयों को मुंतखब करके मुक़न्नना में भेजा, कानून बनाने के लिए भेजा, उस मुक़न्नना में भी मेरे दोस्तों आप ये सोचो कि मुझ जैसा आम आदमी क्या सोचता है। मेरा इंस्पिरेशन कानून का कहाँ से आता है? तो मेरा इंस्पिरेशन कानून का आता है अल्लाह की किताब से, अल्लाह की किताब से, और कहीं से नहीं आता है ना। और जो आपने पहली सूरत यहाँ तिलावत की, अलम नशरह लक सदरक व वदाना अन्का विज़रक, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी, नबी को कहता है कि क्या हमने तुम्हारा सीना नहीं खोला इल्म के लिए। फिर नबी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान, अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हारे कमर पर से वो बोझ नहीं हटाया जो तुम्हारी कमर झुका रहा था। और फिर अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरा चर्चा कर दिया जनाब। और आज तक दुनिया के अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा है। तो मैं भी ये समझता हूँ कि मेरी कौम पर भी बोझ है, हमारी कमर झुकाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, मगर मेरे अल्लाह का जो पैगाम है कि वही ये बोझ हटाएगा। और रफ़अना लका ज़िक्रक, और आपका नाम मेरे नबी के नाम के नीचे कहीं ना कहीं छोटों के अंदर उन लोगों का नाम आएगा जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस रास्ते के अंदर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने रास्ता तलाश किया। वो किसी को कहीं नामज़द करते थे, जैसे ये मेरे MNAs और MPAs इलेक्ट हुए हैं, तो जब ये जाते हैं कहीं तो इनको हल्फ लेना पड़ता है किसी चीज़ पर। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे कि तुम्हें मैं वहाँ जब भेज रहा हूँ, तुम ये बताओ कि तुम कैसे फैसले करोगे। तो लोग फरमाते थे कि जी हम कुरान की बुनियाद पर फैसले करेंगे, जो कानून है, जो सबसे बड़ा कानून है, हम कुरान की बुनियाद पर फैसले करेंगे। फिर पूछते थे उसके बाद, तो फरमाते थे कि जी जो आपको देखा करते हुए और आपका इंटरप्रिटेशन कुरान का, उस पर फैसले करेंगे। फिर उसके बाद तो फिर लोग फरमाते थे कि जी हम अपनी क्लास से फैसले करेंगे, मगर इन उसूलों के पाबंद होकर फैसले करेंगे, उसूलों के पाबंद होकर फैसले करेंगे, इंसाफ करेंगे। और आजकल की अदालतों का इंसाफ आप देख लीजिए कि इलेक्शन PTI लड़ती है, उसका सिंबल भी ले लेते हैं, मजबूर करते हैं, वो कोई और पार्टी ज्वाइन करती है। फिर जो औरतों की नशिस्तें हैं, वो अजीब फैसला कि ना तुम्हारी है ना तुम्हारी है, ए भाई तुम आ जाओ, तुम्हें दे देते हैं। ये कोई फैसला है यार? दुनिया की तारीख में इस तरह से जाएगा कि ना तुम्हारा, तुम क्लेमेंट हो, ना तुम क्लेमेंट हो। दो माए बच्चे को भी क्लेम कर ले तो वो कहेंगे नहीं नहीं तुमने क्लेम किया, एक औरत है खातून, तुम आओ तुम्हें देते हैं हम ये बच्चा। शर्म आनी चाहिए ऐसे फैसलों पर। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि फिर मुसलमानों क्या कानून बना कहाँ? देखो हर चीज़ का जिक्र कुरान में नहीं है। कुरान ने उसूल ले डाउन किए हैं, विरासत के उसूल ले डाउन किए हैं, हर चीज़ के बड़े बड़े उसूल ले डाउन किए हैं। सच बोलने के लिए कहा है कि सच बोलो, और कुरान के ऊपर सबसे पहले अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि अल्लाह शुरू इस बात से करता है कि इस किताब में झूठ नहीं। लोगों नबियों पर ईमान लाओ, आखिरत पर ईमान लाओ, तक़वा खुदा खौफी करो। और फिर उसके बाद वो अपील करता है जो मैं आपसे अगर मौका मिला तो उस पर वजाहत करता हूँ। अल्लाह पहले ही फरमा देता है, पहले ही फरमा देता है कि इस्लाम का मतलब क्या है। वो कहता है माल और दौलत का जिक्र भी नहीं करता, वो कहता है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो तुम्हें रिस्क दिया है वो शेयर करो। माल और दौलत तो बात की बात है। ये तकलीफ़ जो है इंसानों के हवाले से मेरे नबी ने नबूवत से पहले यही तकलीफ़ पाली, ये है इस्लाम। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि इस्लाम के माने सुम सलात है, तो अल्लाह भी फरमाता है, मगर सुम सलात अल्लाह की तारीफ़ ये ज़र्रा ज़र्रा करता है। अल्लाह को कोई तारीफ़ करने के लिए इंसान पैदा करने की ज़रूरत नहीं थी, ज़र्रा ज़र्रा तारीफ़ करता है। तो ये जो कुरान, ये तालीमात आई, ये सिर्फ़ इसलिए आई
कि मैं अच्छा सलूक करूं, आपके साथ अच्छा सलूक करूं, माँ बहनों के साथ, रिश्तेदारों में, विरासत में, दोस्तों के साथ, अपने मुल्क के साथ। योर होल, आपका सारा मज़हब इसके अंदर पिन्हा है। मेरे नबी मक्की दौर सारा इसमें गुजरा है। रियासत कब आई? रियासत जब आई कि जब 50 लोग थे, इंसाफ करना था, तो लोग भरोसा करते थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं वो आपको इंस्पिरेशन बता रहा हूँ जो इमरान खान ने पाली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाली, जो मैंने पाली और आप पालते हैं। इनको अल्फाज के अंदर मैं ढालना चाहता हूँ ताकि हमारे पैर मजबूत हैं और मजबूत होते चले जाएं। 90% कौम आपके साथ है। ये जो लूट मार का तबका है, ये जो एलीट कैप्चर है, ये आपकी मुखालिफत करता है। इमरान खान जब 2011 में कहता था, जब एक सीट भी नहीं थी, कि जी ये सब लोग हमारे ख़िलाफ़ इकट्ठा हो जाएंगे, किसी को यकीन नहीं आता था। मगर आज तमाशा देख लिया आपने, सारा करप्ट माफिया इकट्ठा है। सारा जिसने बदमाशी के साथ, हरामखोरी के साथ माशरे के अंदर माल और दौलत बनाई है, वो सब आपके ख़िलाफ़ है। तभी उसकी जो हुकूमत है उसको गिराया गया। दुनिया उसके ख़िलाफ़ है, इमरान खान के ख़िलाफ़। फिर मैं आपसे कहता हूँ, फिर कानून कहाँ बना? ये रियासत का कानून कहाँ बना? ये जब बना जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए और नंबर्स बढ़ने लगे। जब नंबर्स बढ़ने लगे तो उन्होंने कहा, भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। उसूल मौजूद है, स्टेट बनी। मगर स्टेट की बुनियाद हमदर्दी पर, औरतों की विरासत पर, पिसे हुए तबके के साथ रहना, बूढ़ों का ख्याल करना, ये जो स्पिरिट है जो आज आप गज़ा में देखते हैं पामाल होती हुई, ये पाकिस्तान में पामाल हुई। औरतों बच्चों को किस तरह से किया गया। मैं जितने वर्कर से मिला हूँ, उनके ख़ानदान से मिला हूँ, एक हर घर की कहानी है। और मुझे तो आज गुजरांवाला आकर ये ख्याल आया कि अगर लाहौर के आप म्यूज़ियम में जाएं तो एक पाकिस्तानी खातून का, लड़की का नाम आपने सुना होगा, शर्मीन उबैद चिनॉय। शर्मीन ने लाहौर म्यूज़ियम के अंदर जो पाकिस्तान मॉन्यूमेंट के नीचे है, उसमें जो पार्टीशन के वक्त लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उनकी रिकॉर्डिंग्स, वर्बल रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स रखी। और अजीब अजीब कहानियाँ हैं कि मैं कहाँ से चली, कहाँ गई, क्या हुआ मेरे साथ, और मैं पाकिस्तान आई, लोगों ने कैसे हिम्मत बनाई। उनके ख़ानदान उन बातों को याद करते हैं। तो मैं जहाँ जहाँ गया, हर घर की कहानी अलग थी। एक घर की कहानी ये थी, बच्चों और बुज़ुर्गों, एक घर की कहानी ये थी कि एक लड़की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के प्रोटेस्ट में गई। उसके पास सिम उसकी माँ का था। उसकी माँ को उठाकर ले गए 5 महीने के लिए। उसकी माँ को गिरफ्तार रखा और उसकी माँ कहती है, मैं तो वोटर थी। मैं बताऊँ तब्दीली क्या आई? उसकी माँ कहती है, मैं तो वोटर थी, अब मैं इमरान खान के लिए जान देने के लिए खड़ी हूँ। खैर, मैं वो कहानियाँ आपको नहीं सुनाऊंगा, हर घर की कहानी। गुजरात, यहाँ फैसलाबाद की कहानियाँ हैं जो मैं अभी सुन कर आया हूँ। जिस तरह से लोग खड़े हुए हैं, जिस तरह से उनके अंदर बहादुरी बढ़ गई है, जिस तरह से इमरान खान ने कहा जाओ इनकी फ़िक्र करो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कानून की जो रुदाद है, फिर मुसलमानों के यहाँ कानून कैसे बना, ज़रा सा सुन लो। स्टेट ने नहीं बनाया कभी कानून। कुरान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना, साहबा इकराम की प्रैक्टिसेस और माशरे के अंदर मुफ्ती और काजी जो मेरे नबी ने अपॉइंट करना शुरू किए, उनके पास मुकदमा जाता था कि जी मेरा और मेरे भाई का ये मामला है, मेरा और फलाने का ये मामला है, आप फैसला कर दीजिए। तो मुफ्ती जो फैसला करते रहे सल्तनत उस्मानिया तक, यानी आप फिल्में तो देखते हैं, टीवी देखते हैं, उसके अंदर अर्तुगल भी चल रहा था। सल्तनत उस्मानिया जब तक ख़त्म नहीं हुई, जब तक कानून कभी रियासत ने नहीं बनाया। कानून की इंस्पिरेशन कुरान से थी और मेरे नबी से थी। सिर्फ काजी रियासत बनाती थी और काजी भी गड़बड़ हो जाते थे। हमारे यहाँ भी हो जाता है आप जानते हैं, हमारे यहाँ भी हो जाता है। तो मैं आपके सामने कहता हूँ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और इन सब लोगों ने रियासत के लिए जो कोशिश की। तो मैं आज आपके लिए वो चीज़ पढ़ना चाहता हूँ, तो वो मैं पढ़ दूँ कि कायदे आज़म ने क्या कहा। अच्छा, अब इमरान खान अगर कहे कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो तो लोगों को तकलीफ़ होती है। भाई किस बात की तकलीफ़? वो रिपोर्ट पाकिस्तान की है, अमेरिका की नहीं है। वो रिपोर्ट लिखी हमीदुर रहमान साहब ने, जस्टिस हमीदुर रहमान।
बड़े दयानतदार जज थे, बड़ी कदर की पाकिस्तान ने उनकी, उनके बेटे की कदर की। जस्टिस हमीदुर रहमान, आप वाकिफ़ हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आज। वो रिपोर्ट लिखी, हज़ारों लोगों ने गवाहियाँ दी, जैसे JIT बनती है, ये बनती है और कभी पाकिस्तान ने उसको डिनाई नहीं किया। भुट्टो साहब ने उस वक्त ये महसूस किया कि पर्दा डालो चीज़ों पर। जिस भुट्टो ने पर्दा डाला उसके साथ आपने क्या किया? टांग दिया उसको। तो सिविलियंस तो पाकिस्तान की चीज़ों पर बैनुल-अक़वामी एतबार से पर्दा डालने की नियत करते हैं, मगर जब आप उन्हीं सिविलियंस को जो पर्दा डाल रहे हो अपनी बहादुर फ़ौज के मामलात के ऊपर, उन्हीं को नंगा करते रहें, उन्हीं को परेशान करते रहें, उन्हीं को गद्दार करार देते रहें, उन्हीं को फांसी देते रहें, उन्हीं को अपने प्राइम मिनिस्टरशिप से उतारते रहें और फिर एक मेरे इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाएं, तो फिर वो कहता है हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ो, से सीख लो, तो फिर ये भी तकलीफ़ होती है। तो कायदे आज़म ने क्या कहा, मैं चाहता हूँ कि आपको पढ़ कर सुना दूँ। जनाब अली, वो कहीं गायब हो गया, तलाश कर लूँगा, आप फिक्र मत करें, निकल जाएगा। एक सेकंड। जनाब अली, कायदे आज़म ने कहा, और उनकी आवाज़ तो मैं नहीं तो बना सकता, मगर अंग्रेज़ी में ही पढ़ूँगा। और उन्होंने किसको कहा? उन्होंने अपनी तकरीर में कहा आर्मी स्टाफ कॉलेज क्वेटा में, और किस तारीख को कहा? 14 जून 1948 को कहा। उनको भी कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा ना कि कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, बड़े ज़ोर से कायदे आज़म बोलते थे, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दैट द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हु इज़ एंड देयरफॉर एनी कमांड और ऑर्डर, देखो हुक्म देते हैं, देयरफॉर किसको कह रहे हैं? फौजियों को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? कमांडर इन चीफ्स को कह रहे हैं, जितने आए बाद में, जो वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने सुना। उन्होंने कहा कि जी and therefore any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive political head of the country. Great. फिर कहते हैं this is the legal position, do not forget. ये कायदे आज़म कह रहे हैं मुकदमा नहीं बन सकता है इसके ऊपर। This is the legal position, do not forget that the armed forces are the servants of the people. You cannot, do not make national policy. It is we the civilians who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you have been entrusted. ये कायदे आज़म, ये है बुनियाद पाकिस्तान की। अच्छा, दूसरी बुनियाद का क्या जिक्र है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वो सारी कहानी आ गई कि इस्लाम इज़ द फर्स्ट बुनियाद, और फिर उसके बाद तुम आपस में रहने के तरीक़ेकार तय कर लो। तो लिहाजा मैं आप वकला की तारीफ़ करना चाहता हूँ। ये जो हमारी कोशिश है रूल ऑफ लॉ की, ये नई नहीं है, इसमें बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, मगर ये रूल ऑफ लॉ की जस्तजू इंसान 5-6 हज़ार साल से कर रहा है, माइट को जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ खड़ा है, और हम भी आज खड़े हैं। और इत्तेफाक ऐसा है कि इसके ख़िलाफ़ फ़ैसले होते रहते हैं, इसके ख़िलाफ़ सब कुछ होता रहता है। और ये जो आज कहा जाता है, ये मेरा प्राइम मिनिस्टर, कमाल है यार, मेरे मुल्क के एतबार से दुनिया को कह रहा है कि इतना अच्छा नहीं है, यहाँ हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं है, और वो जस्टिफाई कर रहा है। बजाय इसके कि शर्मिंदा हो, वो कहता है कि जी ये हाइब्रिड हुकूमत है, हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं है। और क्यों हाइब्रिड हुकूमत है? टाइम लगेगा। तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि ये कौन टाइम लगवा रहा है। सिकंदर मिर्ज़ा ने अक्टूबर 1958 को अपनी तकरीर में कहा, सिकंदर मिर्ज़ा ने, जो यूज़रपर शुरू के यूज़रपर्स में से हैं, अयूब ख़ान के साथ मिलकर, उसने क्या कहा? और ये ख्वाजा, नाम ये नहीं याद आ रहा, नाज़मुद्दीन, नहीं ख्वाजा जिसने किताब लिखी है, खाबर मेहदी ने सिकंदर मिर्ज़ा के ऊपर किताब लिखी है, उसमें वो कोट किया है। सिकंदर मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? इसलिए कि ये अनपढ़ हैं। तो आपके साथ मेरे भाइयों, इस सारी एलिट ने ये एहतमाम किया कि हम में से अक्सरियत अनपढ़ है, क्योंकि वो आर्गूमेंट तो वहीं से चल रहा है ना। आपकी समझ में नहीं आएगी जमहूरियत, आपको अपने हुकूक ही पहचान नहीं सकते। और मैं कहता हूँ आप ज़रा सोचो, इंसान कितनी अच्छी तरह से हुकूक पहचानता है।
दो बच्चों के अंदर, आप अपनी औलाद के अंदर छोटे छोटे बच्चों को एक खिलौना दे, दूसरे को 2 दे, वहाँ लड़ाई हो जाएगी। आप जानते हैं ना, इसमें इल्म की ज़रूरत नहीं। ये पंचायतें और ये हमारे यहाँ बनते थे तो उसके अंदर बुज़ुर्ग बैठकर इंसाफ करते थे, उनको तालीम नहीं दी, वो अनपढ़ थे बहुत सारी चीज़ों के अंदर, कुरान पढ़े हुए थे, स्पिरिट जानते थे, मगर अनपढ़ थे। तो सिकंदर मिर्ज़ा ने कहा कि जी ये नहीं चल सकती, पहले तालीम, फिर मेच्योरिटी, फिर सब कुछ होगा। और आज क्या हाल है, ये सारी एलीट ने आपके साथ वही फार्मूला लगाया हुआ है। 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों के बाहर हैं, 40% बच्चे मेरे दोस्तों आपके स्कूलों के बाहर हैं। मुझे और आपको क्यों पता नहीं कि ये साइफर बहस हो रही है ना, कभी तोशाखाना पर बहस हो रही है, कभी इद्दत पर बहस हो रही है। इन बेशर्मों ने तो कुरान के खिलाफ फैसले किए। कुरान क्या कहता है, इन्होंने क्या फैसले किए? शर्मा तो ये इद्दत के मामले पर है ना। तो जब यहाँ पर ये बहस हो तो वो गुर्बत है, और वो जो मुफलिसी है उसकी तो बहस ही नहीं, वो रैंकिंग किसी नहीं बढ़ती टीवी वालों की। टीवी वालों से कहो कि इस बात पर बहस करनी है, उनको इससे रैंकिंग नहीं बढ़ती। आप आएँ, एतराज़ करें हुकूमत पर, दूसरा जवाब दें, आपस में गालियाँ दें एक दूसरे को, तो वो टीवी का धंधा चलता है। तो मैंने टीवी पर जाना छोड़ दिया। ये प्रेस अभी ले जाएगा तो ले जाएगा, मैं टीवी को कोई 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। इसलिए मुझे फ़ोन करते हैं एंकर्स के, जी आप दे दें। मैं कहता हूँ अच्छा जी, हम आपकी पूरी बात चलाएंगे। तो मैं कहता हूँ मेरी 1 घंटा अगर बात चलाई तुमने तो 10 घंटे झूठ बोलोगे उसके ऊपर, तो मैं क्यों आपको मौका दूँ? 1 घंटे की बुनियाद पर 10 घंटे 20 घंटे आप झूठ ही चलाते रहेंगे। तो लिहाजा इस झूठ का बोलबाला है। मैं ये समझता हूँ कि सारी जद्दोजहद के अंदर ये मीडिया हो ओपन करना और ये गद्दारी का मामला, मैंने कराची बार के अंदर ये बात याद दिलाई कि वली ख़ान को गद्दार बनाया, उसके ऊपर मुकदमा चलाया। उसने 40 पेजेस का हैदराबाद ट्राइब्यूनल के सामने 40 पेजेस का अपनी एफिडेविट के अंदर ये कहा कि जी हम तो पाकिस्तान बचाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान बचा रहे हैं। हमने जब ये मशरिक़ी पाकिस्तान का क्राइसिस हुआ था तो हमने कहा था जिनके पास मैंडेट है उनको हुकूमत दो, और हम आज भुट्टो से भी यही कहते हैं कि मैंडेट जहाँ है जिसका उसको हुकूमत दो। ये जब की बात है जब इनकी गवर्नमेंट डिसमिस हो गई थी बलूचिस्तान और केपी में, तो वो गद्दार हो गए। उसी जेल के अंदर फैज़ अहमद फैज़ साहब को जेल कर दिया, 3-4 साल रहे। लेफ्टिनेंट कर्नल पोशनी ने, जो मेजर कैप्टन पोशनी था शायद, वो भी उनके साथ गिरफ्तार था, वो उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला। आप जिसको देखें गद्दारी का मुकदमा, तुम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो। अरे भाई, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का ठेकेदार कौन बन गया, कैसे बन गया? अवाम मेजॉरिटी में, चंद लाख हमारी फ़ौज है। फ़ौज तो बिल्कुल मेरे ख़्याल से मेरे मुल्क को डिफेंड करने के लिए है और करती रही है। ये जो फ़ौज के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ बन जाती है, मामलात और हिसाब के बाद बदल जाती है। तो मैं जनाब अली, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस बात की भी गुजारिश हुई कि भाई आप पॉलिटिकल यूनिटी पैदा करें। बिल्कुल सही मशवरा है, आप मुज़ाकरात करें, बिल्कुल सही मशवरा है। मैं जब कराची में था, मेरे भाई गौर से सुना, मुझसे लोग कहते मसला क्या है यार, तुम और MQM वाले बैठ जाओ, मसले हल हो जाएंगे। मसला क्या है? वो कत्लो गारतगरी करते हैं, वो लूट मार करते हैं, वो डाका डालते हैं, वो आग लगाते हैं, वो लोगों को जान से हज़ारों को मार दिया। मसला क्या है? बैठ जाओ, मामला ठीक हो जाएगा। मैं उनके साथ भी बैठने को तैयार हूँ, मगर उनका मोटिव ही कुछ और है। मगर अब भी मैं कहता हूँ कि जो धांधली से इक़्तिदार में आए, चलो उनको कोई अथॉरिटी दे दे। मैंने कल परसों ये मिसाल दी कि मैं अगर कोई घर के लिए बात करने जाऊँ तो किससे बात करूँ? घर के मालिक को तलाश करूँगा, घर में जो रह रहा है उसकी बात करूँगा। अगर चौकीदार कहता है कि मैं घर का मालिक बन गया हूँ तो उससे बात करूँगा। मैं माली से तो बात नहीं करूँगा। बाहर जो खड़ा हुआ है ठेले वाला, उससे थोड़ी बात करूँगा। ये जो फॉर्म 45 वाले हैं, ये 47 वाले हैं, ये तो ठेले वाले भी नहीं हैं। ठेले वालों की भी कोई इज्जत होती है यार। कोई 50 आदमी उससे मुसलसल रोज़ाना सौदा लेते होंगे, ये तो 50 आदमियों के बीच में जाने के काबिल नहीं है। ये मैं वाकई बता रहा हूँ, शर्माते हैं, निकलते नहीं हैं, निकलने के काबिल नहीं है। जिनकी शक्लें पहचानी गई वो नहीं, और जिनकी शक्लें नहीं पहचानी जाती वो बाहर जाएंगे। बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपकी जुडिशरी में से भी बाहर ही जाएंगे। मगर
भाईजान, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल यूनिटी की तलाश में इमरान खान है, मगर आइन के मुताबिक, मगर कानून के मुताबिक, मगर मेरे कुरान के मुताबिक, मेरे अल्लामा इकबाल के विजन के मुताबिक, जिन्ना साहब के मुताबिक, पाकिस्तान के हवाले से हो। लोग आजकल बड़ा, मैं लाहौर में कल बिजनेसमैन से मिला, उन्होंने कहा जी कोई मईशत के ऊपर कोई आपस में मायदा कर ले, चार्टर ऑफ इकानमी। भाई जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन किया था वो दोनों चार्टर जमहूरियत के ख़िलाफ़ निकल आए। वो पीपल्स पार्टी जो ह्यूमन राइट्स की पासदारी करती थी, जो औरतों के हुकूक़ के हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग तंजीम बनी थी, वो पीपल्स पार्टी जो है वो आपके ह्यूमन राइट्स पर और वोटिंग राइट्स पर सबको पामाल कर दिया। वो जमात जिसने सोचा कोई नारा बताओ भाई, कोई नारा बताओ, कोई नारा नहीं है। लोगों ने कहा कि यार वोट को इज्जत दो। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा, उन्होंने कहा वोट को इज्जत दो, वोट। फिर किसी ने कहा यार तुम तो बगैर वोट के जा रहे हो, तो वो उन्होंने हाथ नीचे कर लिया, उन्होंने वोट को इज्जत दो। उन्होंने कहा कि हमने खुद ही नहीं थी तो हम किसको कि वोट को इज्जत दो। अच्छा, वो दोनों बहुत सारे वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। मगर मैं कहता हूँ कि जिसके पास घर की लीज़ के डॉक्यूमेंट्स कभी छुपा लिए जाते हैं ना, हमारे घर की लीज़ के डॉक्यूमेंट्स तो हमारा आइन है ना, वो कभी छुपा लिया जाता है। कभी मुशर्रफ साहब ने कहा इट्स अ पीस ऑफ पेपर। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों की क्या इज्जत जो मेरे माहिदों को कहें कि इट्स अ पीस ऑफ पेपर। तो मैं कहता हूँ कि हर एक से पीट या इमरान खान वो इमरान खान है कि जब मैं हुकूमत में था, प्रेसिडेंट बनाया था उसी ने बनाया था, आप लोगों ने बनाया था। जब मैं प्रेसिडेंसी में था तो कहता था डॉक्टर साहब मुज़ाकरात के ज़रिए बात होनी चाहिए, मगर किसी ने कभी जब भी नहीं की, आज भी नहीं कर रहे, ना करें। मेरा मुल्क है, मैं फिर भी कहूँगा वाहिद रास्ता है, मेरा मुल्क है ना। जो घर में कब्जा किए बैठा हो उसको तो ज़रूरत ही नहीं आपसे बात करने की, मगर जिसका घर होगा वो हर दरवाज़ा खटखटाएगा, क्योंकि मेरा घर है। मैं तो हर दरवाज़ा खटखटाऊंगा, मेरे ऊपर तो कोई न शर्म है इस बात की। हर घर, हर दरवाज़ा, हर दहलीज, हर जगह जहाँ से मुझे मिलेगी कोई बात, मैं दरवाज़ा खटखटाऊंगा कि ये मेरा घर है, इसके अमन और चैन के साथ रहने के लिए। तो मुझे उसमें कोई आर नहीं। और मैं आपसे ये कह दूं कि ये चीज़ आप पहचानिए, इमरान खान ने कौम बनाई है, बना दी। इस वक्त सबसे बड़ा लीडर दुनिया का, सबसे बड़ा लीडर, किसी मुल्क के अंदर किसी लीडर की पॉपुलैरिटी 50% से ज़्यादा नहीं है। और दुनिया का ये 5वां 6ठा बड़ा मुल्क, उसके अंदर उसकी पॉपुलैरिटी अगर इलेक्शन के बाद 70% थी तो आज 95% है। बेशक बेशक, बिल्कुल। क्योंकि आपके वोट के लिए हर पुलिस वाला आपके लिए वोट मांग रहा है, हर फौजी आपके लिए वोट मांग रहा है, हर वर्कर जो अरेस्ट होता है ना उसकी खबर छपती है, उसकी खबर सीना बसीना जाती है। इन्होंने सोचा मीडिया को बंद कर देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। उसको पकड़ा, बेंच बदली, जो सच बोलता था उसको हटाया, कोई मारा गया, कोई शहीद हुआ, कोई फिक्र नहीं इनको। इन्होंने कहा बस मुंह पर कब्ज़ा कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ से ठीक नहीं हुआ, अखबारात पर पहले कब्ज़ा कर चुके थे, फिर उन्होंने कहा आप सोशल मीडिया पर कब्ज़ा करो। भाई सिंबल पर कब्ज़ा कर लो, किस्सा ख़त्म हो जाएगा ना। सिंबल ही नहीं है, पार्टी क्या करेगी। अच्छा, और मुझ जैसा आदमी भी, देखो मुझ में, आप में और इमरान खान के विजन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मैं एडमिट करता हूँ, मैं जब सिंबल का वर्डिक्ट नहीं मिला, हमारे ख़िलाफ़ फैसला हो गया, तो मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करता, अल्लाह मियाँ मेरी पार्टी को 1-2 महीने और दे दें ताकि संभल जाए। अच्छा, और जब मैं खान साहब का बयान पढ़ूँ रोज़ाना, वो कहें 1 दिन डिले नहीं करना इलेक्शन। और मैं सोचूं मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या कह रहा है, और मैं सोचूं चलो उसको पता नहीं है ना, वो कह रहा है मैं उसको पता नहीं है। अच्छा, इन्होंने ट्विटर भी बंद कर दिया, इन्होंने सोशल मीडिया भी बंद कर दिया। यार कमाल है मेरे पाकिस्तानियों पर, सीना बसीना निकले यार, क्या बात है। कोई मीडियम नहीं, वो पुराना मीडियम, मुँह का मीडियम, गुफ्तगू का मीडियम घर घर तक गया। बच्चों ने बुज़ुर्गों को यहाँ बना कर दिया, ढोल या जो भी सिंबल था यहाँ बना कर दिया कि चाचा अब्बा दादा भूलना मत, ये है, इस पर जाकर वोट दो। कमाल है यार, ये सोच नहीं सकते थे जो बड़ी बारीकी से देख रहे थे ना कि ये लाओ तुमने इलेक्शन यूँ नहीं कराया, वो नहीं कराया, और आज डिफेंड भी कर रहे हैं अपने फैसलों को। उनको कहा गया, उन्होंने कहा कि जी सिंबल ले लो, किस्सा ख़त्म, बड़े आराम से बैठ गए। फॉर्म 45 की इतनी फिक्र नहीं की, मगर आप लोगों ने फॉर्म 45 का भी बंदोबस्त कर लिया। वो कांग्रेसमैन अमेरिका का, उसको पता चल गया यहाँ फॉर्म 45 है। आपने इतना प्रचार किया यार, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। तो जनाब अली, मैं अपने इख्तिताम पर आपसे कहना चाहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ की बुनियाद
जो मैंने जिसका जिक्र किया उसके अलावा एक और चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ। देखिए मेरी बुनियाद क्या है, मज़हब, रूल ऑफ लॉ है ना। जिसके दिल के अंदर मज़हब उतरा हुआ हो, कुरान उतरा हुआ हो, तो वो इंसाफ करेगा, चोरी से बचेगा, झूठ से बचेगा। पहला सबसे मशहूर पिलर और सबसे इम्पोर्टेंट पिलर वो है। दूसरा कानून है। अच्छा, मगर कानून को कह दिया लोगों ने पीस ऑफ पेपर, तो लिहाजा तीसरी बात यह है कि वो कानून जो इम्प्लीमेंट होगा वो कानून है जो इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें जज़ा और सज़ा होगी। और चौथी बात यह है जी, अच्छा, हाँ ज़रूर जनाब, वो फैसलाबाद की डिमांड है, उसका जिक्र ज़रूर आएगा। अच्छा जी, फिर चौथी बात जो है वो माशरा। अच्छा, माशरा रूल ऑफ लॉ कैसे करता है? आप में से किसी को याद होगा जापान में सुनामी आया, मैं माशरे की बात करता हूँ। वहाँ मैंने देखा कि यार सुनामी आया, घर तबाह हैं, मगर पानी की बोतल लेने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, ये माशरा इम्प्लीमेंट करता है, कानून, एक दूसरे की हमदर्दी। उसके बाद आखिर में मैं समझता हूँ कि जो चीज़ सबसे अहम है वो ये है कि शर्म और हया। क्योंकि मैंने अपने ऊपर गौर किया कि आरिफ अलवी तुम क्यों नहीं पैसे ले सकते, तो मुझे एहसास ये हुआ कि इतने सारे मेरे दोस्त हैं, इनके आगे मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, इनको क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं भी करप्ट हूँ। तो एक शर्म और हया ये बहुत ज़रूरी है, घरों से निकलती है शर्म और हया। सबसे बड़ा नाम हज़रत उस्मान का कि जनाब हयादार मेरे खलीफा थे, मेरे नबी ने उनको हयादार का लक़ब दिया। और आखिर में जनाब बिफ़ोर आई क्लोज़, तो मैं ये समझता हूँ कि ये फैसलाबाद की ये हाई कोर्ट की बेंच के लिए जो डिमांड है वो जेन्युइन है। क्यों? इंसाफ के मुतलाशी हैं। हज़रत उमर ने, माफ़ कीजिएगा 2-4 मिनट सब्र हो तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। हज़रत उमर ने एक आदमी को गवर्नर बनाया कहीं का, उसको जो लिख कर दिया, ये एसएम ज़फ़र साहब आपके बहुत मशहूर वकील, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, उनकी किताब में उन्होंने लिखा कि उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दी। उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी, नंबर 1 कि अपने घर का दरवाज़ा खुला रखो, अगर खुला नहीं रख सकते तो वापस आ जाओ। उस ज़माने में लोग कम, मकसद ये था कि जो खटखटाए, एक के मुताल्लिक़ पता चला कि इसने दहलीज़ बना ली है, आदमी बिठा दिया है कि तुम क्यों मिलना चाहते हो गवर्नर से। तो हज़रत उमर ने एक सहाबी को भेजा। देखिए बड़ा अहम बात कर रहा हूँ, जो आप चाहते हैं ना उस एतबार से दिस इज़ अ लॉजिकल। हज़रत उमर ने एक सहाबी को भेजा और कहा कि पहले वो दहलीज़ तोड़ना, फिर उस गवर्नर को कहना कि अगर आप अपना दरवाज़ा खुला नहीं रख सकते तो वापस आ जाए। फिर तीसरी चीज़ हज़रत उमर ने क्या कही, जो लिख कर उनको भेजा मुरासला, उसके अंदर ये कहा कि हर एक को सुनो, गुस्से में कभी मत सुनना। चौथे ये कि जो अनपढ़ हो, जो अपना मुकदमा खुद बयान ना कर सके, देखो कितनी बड़ी बात, उसके वकील तुम खुद दिल में बनो, जो अपना मुकदमा बयान ना कर सके। ये यहाँ के चीफ जस्टिस और ये बारीकी से देखकर फांसने की कोशिश करते हैं, असल मकसद को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो कितनी बड़ी बात कि उसका, और फिर कि जो बाहर से आया है उसका फैसला जल्दी करना, जो बाहर से आया है, दूर से आया है, उसका फैसला जल्दी करना। देखो दी अंडरस्टैंडिंग के क्या करना है। हमने वफाकी मुतसिब का मेरे अपील्स आती थी तो मैंने ये एहतमाम किया, एक तो जूम पर सबको किया, दफातर खूब खोले मैंने, और इतना प्रोपगेट किया और इंसाफ करके लोगों ने मुझसे कहा, सारे मुतसिबीन ने, कि जी आप एडवर्टीज़मेंट्स करवाएं। मैंने कहा एडवर्टीज़मेंट्स में बहुत टाइम लगता है, पैसा लगता है, सही फैसले करो, ख़बर मैं बनवाऊँगा ताकि पता तो चले ही है। तो नतीजा ये हुआ कि 50,000 एप्लीकेशन आती थी, मुकदमे आते थे जब मैं गया, अब 2 लाख से ज़्यादा आ रहे थे, सिर्फ इसलिए कि लोगों को पता चला कि दरवाज़ा खुला हुआ। फ़ैसले 60 दिन में होते थे, 99% फ़ैसले 60 दिन में होते थे, अकॉर्डिंग टू व्हाट हज़रत उमर सेड। अच्छा जी, आखिर में मैं सलूशन की बात कर लूँ। 7 नुकात सुनते जाओ। 7 नुकात ये हैं। पहला नुकता ये है कि स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स ने बात करनी है, नॉन स्टेक होल्डर्स ने बात नहीं करनी, स्टेक होल्डर्स ने बात करनी। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ कि ज़रा ऊपर होकर देखो, जूम आउट करो कि हालात कौम के क्या हैं, ताकि तुम्हें उसकी इम्पोर्टेंस का पता चले। तीसरे, गुस्सा नफ़रत ख़त्म करो, दरगुजर करो मामलात को। ये 9 मई पाल लिया, इसमें जनाब जज्बाती एतबार से आके निकल गए। चौथा ये कि ब्रिज बनाओ। 5वें ये कि जो आपस में खौफ है
कि इमरान खान आज़ाद होगा तो क्या करेगा, तो इमरान खान ने कहा कि मैं आज़ाद होकर सबको दरगुजर करूँगा, कौम को जोड़ूंगा। उसने तो कह दिया, बड़ी बात है, उसने अपने नबी के रास्ते पर चला। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि फिर जूम इन करके ये मसला हल करो। और तीन दरख्वास्तें हैं। आखिरी क्लेम मेरा यहाँ पर कि हम चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती बहाल करो। एक, कानून की बालादस्ती बहाल करो। दूसरी बात, मैंडेट, एक जमहूरी पार्टी का मैंडेट वापस करो। और तीसरी बात, इमरान खान को रिहा करो। इमरान खान को रिहा करो।